चौहान टोला से। कहीं रोड नहीं, सिर्फ कीचड़, गंदगी, पानी जमा। इसके अलावा जैसे कचरे के लिए मैं डेली सुबह 800-900 फोटो डीएम को भेजता था। डीएम मैडम काम करवाती थी, रात में कचरे साफ होने चालू हो गए। पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार, मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग फॉरबिसगंज नगर परिषद का, जैसा आप सभी को पता है कि चुनाव का ये मौसम है और सभी प्रत्याशी वार्ड है अपने वार्ड में घूम रहे हैं। और सबसे स्वाभाविक बात एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये फॉरबिसगंज नगर परिषद का वार्ड नंबर 2 है। इसकी स्थिति आप देखिए, ये 2 नंबर वार्ड की क्या स्थिति है कि यहाँ पर अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं। इसको जो है नगर परिषद कहा जा रहा है। इस बार के चुनाव में जो जनता है वो डायरेक्ट अपना मुख्य पार्षद यानी चेयरमैन चुनेगी। इसी क्रम में जब इस जो वार्ड है इसमें घूम रहा था तो पता चला कि निक्की निरंजन जी पहुँचे हैं इस वार्ड में। क्या लगता है कि इस वार्ड में अभी तक जो है एक सड़क नहीं बना है, कि लोगों को क्या सुविधा मिला होगा नगर परिषद की ओर से? जी, जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी सुविधाएं मिली हैं, कि सिर्फ बस रोड के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक कि 2 नंबर वार्ड जब से मैं घुसी हूँ चौहान टोला से, कहीं रोड नहीं, सिर्फ कीचड़, गंदगी, पानी जमा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखा यहाँ पे। और सारे लोगों की एक ही शिकायत है कि लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, लेकिन काम कराएंगे, लेकिन कोई काम नहीं कराता। उसके बाद कभी वापस पलट के आते भी नहीं हैं। जो ये दावे कर रहे हैं कि हमने विकास किया, हमने 20 साल से यहाँ पे सेवा की लोगों की, और पता नहीं क्या क्या, वो हमने देख लिया आकर के कि कितनी सेवा हुई है यहाँ पे। क्या लगता है कि इस बार जब निक्की निरंजन आएगी फॉरबिसगंज नगर परिषद में तो कितना क्या होगा, किस तरह से बदलाव होगा फॉरबिसगंज नगर परिषद का? जी बिल्कुल, यही सोच के हम लोग इस मैदान में उतरे हैं, क्योंकि बस ऐसे नहीं था कि उतरना था तो उतर गए। हमने पूरे जगह का भ्रमण पहले भी किया था, बहुत सारी चीज़ों पे काम भी करवाया। नहीं थे, अभी तक नगर परिषद में नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को हमने बोला कि अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, इस पे आप मैसेज के थ्रू या फ़ोटोज़ के थ्रू अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे काम करवाने का, चाहे वो कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो। तो अभी तक तो बहुत सारी ऐसे लोगों ने हमें भेजा है जिस पे हमने काम भी करवाया है, और इसी उम्मीद से आ रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब बदलाव चाहिए ही चाहिए, वरना इस शहर का कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी स्वाभाविक बात ये के द्वारा बताया गया कि निक्की निरंजन, जिनके पति जो है अर्जुन शर्मा हैं, उनके द्वारा कोई भी मुद्दा हो उस पर क्विक एक्शन होता है, चाहे मेल के माध्यम से हो या अधिकारी पदाधिकारियों को मेल भेजना हो, उस माध्यम से भी ये लोग एक्टिव रहते हैं। अर्जुन जी, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आपने काम किया, लड़के जो भी यूथ हैं वो आपका नाम जरूर ले रहे हैं जी, किस तरीके से जो फॉरबिसगंज की जो जनता है वो बदलाव करेगी इस बार? देखिए, आपको पहले तो सबसे बड़ी बात है जानकारी होनी चाहिए किसी चीज़ की। जानकारी शिक्षा के साथ आती है। नगर परिषद की आप अगर अधिनियम उठाते हैं, उसमें सारा उनका अधिकार क्षेत्र और सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आप क्या क्या चीज़ नगर परिषद से करवा सकते हैं। उसी तरह अनुमंडल का अपना है सब चीज़ें, और ये आपको टाइम नहीं लगेगा जानने में कि कितना लगेगा। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आपका गूगल बहुत अच्छा दोस्त है, गूगल पे सब चीज़ें उपलब्ध है। तो अगर मेरे पास कोई समस्या आती है, वो समस्या किन के तहत सॉल्व हो सकती है, मुझे कुछ नहीं, एक मेल करना होता है। मेल करने पे रिस्पॉन्स आता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैं इसको एस्केलेट कर सकता हूँ। तो युवाओं को मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि मैं किसी के पास पहुँचने के लिए मेरे पास हथियार है, ईमेल है, फ़ोन, ठीक है, ग्रीवांस सेल्स हैं, मैं किसी के पास पहुँच सकता हूँ। और ये बाकी जो अशिक्षित कैंडिडेट हैं जो कि लिखते हैं अपने बैनर में शिक्षित, है ना, वो शायद ईमेल चलाना भी नहीं जानते, है ना, तो वो किसी मंत्री से बात क्या करेंगे? वो किसी के भरोसे रहते हैं हमेशा, मगर हम लोग खुद ही लड़ लेते हैं। अभी तक आप देखेंगे हमने एक मुहिम चलाई थी, CSC का कैंप खोल दिया था। क्या है, लोग परेशान हैं कि हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, फलना ढिमका नहीं बन रहा है। तो हमने एक फ्री सेवा चालू कर दी। लगभग 3800 लोगों ने उस कैंप की सेवा ली, ठीक है। इसी तरह काफ़ी चीज़ें हम करते रहते, कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज़ करते रहे। किसी की समस्या आई नाले की तो नाले बन गए। जैसे सदर रोड में आपको उदाहरण देता हूँ, चौधरी कंपनी के पास एक नाला था, और रितेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने एक दिन बुलाया, अर्जुन देखो ये क्या है। मैंने उसका फ़ोटो लिया और जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिया, और आज आप जाके देख लीजिए वो नाला बन चुका है। सेम चीज़ वार्ड नंबर 17 में, ठीक है, केसरी टोला में मेरा दोस्त है रवि, उसके डालमिया डिस्ट्रीब्यूटर के जस्ट बाजू में, उसके घर के आगे नाला कम से कम 4 फीट चौड़ा हो चुका था और वो मिट्टी धंस सी जा रही थी। तो उसने मुझे बुलाया, बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, फ़ोटो लिया, मैंने भेज दिया और काम हो गया।
तो आपको काम करवाना आना चाहिए। जैसे कचरे के लिए मैं डेली सुबह 800-900 फ़ोटो डीएम को भेजता था, डीएम मैडम काम करवाती थी, रात में कचरे साफ़ होने चालू हो गए। 9 जून के बाद एक अलग ही लेवल है सफाई का। अभी भी अगर आपको कहीं कचरा दिखता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजिए जगह के साथ, वो अगले दिन साफ़ हो जाना है या उसी वक्त साफ़ हो जाए। तो ये चीज़ है, टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आपको जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जुड़ जाइए लोगों से, लोग आपको भेजते रहेंगे। मुझे दिन में 800-900 कॉल आते हैं, मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक टीम है उसको हैंडल करने के लिए, जो उस कॉल को ले रही है, उस पर जवाब दे रही है, कोशिश कर रही है, जितना कर सके करते जा रहे हैं। मगर ये तो हम सिस्टम के बाहर रह के कर रहे हैं, और अगर सिस्टम के अंदर आ गए और हमारी टीम इतनी मजबूत है, क्योंकि ये सारे युवा जो हैं ये सब कैपेबल है करने के लिए, बस उनको ठान लेना है कि इस शहर का विकास करना है। मुद्दा केवल एक ही है, विकास। और विकास पहले शिक्षित होना है, शिक्षित होके ही विकास आएगा। तो शिक्षा के ऊपर जागरूक करना है लोगों को कि आपका अधिकार ये है, कम से कम इस अधिकार को पाइए। 6 महीने का ढिंडोरा पीटने से नहीं होगा आपको कि आपने 6 महीने में क्या किया, नहीं किया। आपने मूलभूत कोई काम नहीं किया, कचरे की सफाई नहीं, नाले का निर्माण नहीं हुआ। अभी भी जो नाले हैं वो मुश्किल से 6 इंच डीप है, कहीं 5 इंच डीप है, नाले का पानी निकल नहीं रहा है। वार्ड नंबर 2 में अगर आप जाएंगे तो लोगों की एक ही समस्या है कि भैया अभी सूखा है तो भी पानी है, और जब बारिश का मौसम होगा तो सोचिए कैसा होता है। तो पहले तो मूलभूत समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो काफ़ी विस्तृत है और ये कई लोगों के संपर्क होने के बाद इस टीम ने बनाया है, और 9 मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन 9 मुद्दों पे हमने गहन स्टडी की, उसके बाद ये बनाया गया। और ये सारे नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में है। नगर परिषद का अधिकार क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, आप अपने जनता का कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास सारा पावर है, और नगर परिषद का एब्सोल्यूट राइट है उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ पे। एज इन ये जो जितनी भी नगर परिषद की परिसीमन बोल सकते हैं, इसमें नगर परिषद का आधिपत्य है। इसमें अनुमंडल हस्तक्षेप कर सकता है कुछ मामलों में, कुछ चीज़ों में उनकी स्वायत्ता हो सकती है, मगर नगर परिषद सबके साथ मिल के काम कर सकता है ना। जैसे रेफरल हॉस्पिटल, ये नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, मगर पहले म्यूनसिपल हॉस्पिटल होता था। क्या फिर से म्यूनसिपल हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता है? बन सकता है, या तो रेफरल हॉस्पिटल से MOU करके उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि नहीं नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उन्हें जानकारी लेनी चाहिए। नगर परिषद का अधिकार क्षेत्र 17 में से 12 विषयों में है ना, जिसमें मान लीजिए एक फायर डिपार्टमेंट और PHED डिपार्टमेंट ही केवल नहीं है। लेकिन पानी पीने का अधिकार तो देना नगर परिषद का काम है। भूमिगत जो पानी है यहाँ पे कचरे फेंकने के कारण उसमें आयरन की समस्या, आयरन तो पहले से ही है यहाँ पे, आर्सेनिक की समस्या आ गई है। आर्सेनिक कैंसरस होता है, कैंसर का कारक होता है ना। तो अब आप पंप से, हैंड पंप से पानी अगर पी रहे हैं तो वो आपको बीमार करेगा। तो इसके लिए नगर परिषद को देखना है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सभी चीज़ें नगर परिषद के अंदर आती हैं, है ना। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अगर आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना है तो क्या आप RO का पानी पहुंचा सकते हैं? तो मैं अगर बोलना चालू करूं तो मैं दिन भर बोलता चला जाऊंगा। मेरे पास नगर परिषद का पूरा 20 साल का इतिहास है, 150 RTI फाइल कर रखा हूं, है ना। तो सारा इतना मोटा मोटा पोथी लेके घूमता हूं मैं, और सबको अध्ययन किया है, किस बोर्ड ने क्या पास किया, कितनी चीज़ें कागज़ में खरीदी गई, कितनी चीज़ें कागज़ में ख़राब हुई और कागज़ में ही विलुप्त हो गई, है ना। 2007 से लेकर अभी तक जितनी बोर्ड मीटिंग हुई है, सब बोर्ड मीटिंग का सारांश है मेरे पास। और सबको आप अगर अध्ययन करेंगे तो केवल लूट हुई, लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो जितना बजट है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके बाद जब ये नगर निगम बनेगा तो समझिए कि आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है। फंड की कोई कमी नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर इस बार युवाओं को मौका मिले तो ये सारी सुविधाएं फॉरबिसगंज नगर परिषद में होगी जी। और युवाओं का ही शहर होना है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है, जो लोग नहीं समझते हैं, वो ये है कि ये शहर अब जो है धीरे धीरे वृद्धाश्रम बनता जा रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अच्छी शिक्षा। और शिक्षा मिलने के बाद भी क्या उनको नौकरियाँ मिल सकती है यहाँ पे? एक परिवार का जिस हिसाब से महंगाई है, या जो है, एक परिवार को लालन पालन करने के लिए कम से कम 25,000 की तनख्वाह चाहिए, है ना। 25,000 का रोजगार आप दे पा रहे हैं यहाँ पे? नहीं मिल पा रहा है। एक एवरेज सैलरी अगर देखते हैं यहाँ पे 7 से 8,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं, जो कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इलीगल है ना। तो आप दैनिक मापदंड भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। 312 रुपये का भत्ता, वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है, कहीं 300 रुपये, कहीं 150 रुपये, कहीं 250 रुपये, ऐसे दिहाड़ी चल रही है। तो अगर आप शिक्षा देते हैं तो बच्चे तो तैयार हो गए, अब बच्चों के लिए आपको रोज़गार चाहिए।
उसके लिए आपको इंडस्ट्री लानी पड़ेगी। तो मैं युवाओं के साथ बस यही तैयारी कर रहा हूँ कि इस शहर को ऐसा बनाऊँ कि यह वृद्धाश्रम ना बने, ये युवा का जगह रहे और युवा यहीं रहे। क्यों जाना है बाहर, जब ये हमारा जन्म स्थान है, ये हमारी मातृभूमि है, तो क्यों छोड़ के जाना है। हम वापस आए हैं और भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे वापस आने की, अगर हम यहाँ टिक गए। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है ना, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। आपने एक बार आशीर्वाद दिया, मैं सब कुछ छोड़कर यहीं पे रहने वाला हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जाने वाला हूँ। मेरा अभी व्यवसाय है, मैं उसके कारण थोड़ा घूमता फिरता हूँ, मगर जिस दिन आपने हमें दायित्व दिया, मैं सब कुछ छोड़कर इस शहर में बस जाऊँगा और इस शहर को अपने सपनों का शहर बनाऊँगा, क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी यहाँ रखना है ना, और मेरे बेटे को रखने लायक ये शहर अभी नहीं। तो मुझे ऐसा शहर बनाना है जहाँ मेरा बेटा मेरे पास रहे, मुझे छोड़ कर ना जाए।